Welcome back once again. Myself Pransu Kumar Pathak, and dear friend, uh, due to my health issue, I'm not able to upload videos. So मैं फिर से वापस आया हूँ, ठीक है। और इस बार हम आपको डीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे। और क्वेश्चन आंसर बताने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि ओवरव्यू दे दूँ कि कैसे आप डीबीटी एग्ज़ाम को देने में और मार्क्स ऑब्टेन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर सिलेबस, ओके। ऐसा नहीं कि हम पूरा जो डीबीटी का सिलेबस है उसे हमें फोकस करना है, ठीक है। फोकस क्या करना है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो कि प्लांट बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं और दूसरे ऐसे बच्चे जिनकी जो स्ट्रीम है वो है एनिमल का, ठीक है। जैसे एनिमल बायोटेक किए हों, कुछ और किए हों, तो दिस थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पहले आप अपने आप को फोकस कर लो कि व्हाट पार्ट यू विल चूज, है ना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एनिमल सेक्शन को चूज करेंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि प्लांट बैकग्राउंड से हैं, तो वैसे ही अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। लेकिन जो बच्चे प्लांट बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा डीबीटी जेआरएफ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन क्या हैं जो कि प्लांट सेक्टर से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या बहुत है, इसीलिए आपको मेन फोकस क्या करना है, हाउ टू चूज ए पर्टिकुलर आंसर, ओके। सो लेट अस स्टार्ट, ओके। सो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेक्शंस, यू नो। क्वेश्चन पेपर क्या होगा, दो सेक्शंस में आएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और यू कैन से पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। दो पार्ट में क्वेश्चंस आएंगे। जो क्वेश्चन सेक्शन ए के होंगे वो 50 होंगे, और इसमें से आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको डिपेंड करता है आप कैसे करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि सेक्शन ए इज कंपल्सरी एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, माइंड इट। एंड सेकंड थिंग, so each question contain 3 marks. So how many marks you will obtain from section A? That is 150 marks. Now सबसे बड़ी बात क्या है ना, सेक्शन बी को करना। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस हैं, 150, एंड आउट ऑफ 150 यू हैव टू आंसर ओनली 50। मतलब आपको क्या करना है, एक तो ऑनलाइन एग्जाम है, यू कैन ओनली, इसमें नहीं है कि आप ज़्यादा ऑप्शन टिक कर पाओगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन ही कर पाओगे। तो क्वेश्चन सिलेक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल डिसाइड योर फ्यूचर। एक एक क्वेश्चन आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा होगा, तो आप एक एक क्वेश्चन चूज करने से पहले 10 बार सोचेंगे, एंड द टाइम इज द सेम। सो सबसे पहले मैं यही कहूँगा बच्चों को कि आप सेक्शन बी स्टार्ट करें रेदर देन सेक्शन ए। पूछिए क्यों, क्योंकि सेक्शन ए में आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन सेक्शन बी में क्या है, आपको 50 क्वेश्चन ढूंढने हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई 50 क्वेश्चन। सो बेसिक फंडा क्या है, आपको क्वेश्चन ढूंढना है इन्हीं 3 घंटों के बीच में, बिकॉज द क्वेश्चन आंसर आपको उतना ही घंटे का मिलेगा ना। टोटल आवर्स कितने होंगे, आवर्स विल बी 3 आवर्स। सो 3 आवर्स में ही आपको सारा कुछ करना है, ठीक है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आउट ऑफ 150 क्वेश्चन यू हैव टू चूज ओनली 50 फॉर योर फ्यूचर, और दैट 50 क्वेश्चन विल डिसाइड योर फ्यूचर। सो दिस 50 क्वेश्चन शुड बी परफेक्टली ऑल राइट। ये मैं नहीं कहता 50 का 50 मार के आओ, अगर आप 40 भी मारते हो तो 120 मार्क्स आपको सेक्शन ए से मिल जाएगा, ठीक है, और सेक्शन बी से मिल जाएगा। और सेक्शन ए में अगर आप थोड़ा भी बहुत अच्छा से मेहनत करोगे तो यू कैन क्रॉस इजिली 180, है ना, 180 आराम से क्रॉस कर जाओगे। और 180 मार्क्स से ऊपर आपका मार्क्स आता है, 200 मार्क्स या 180 मार्क्स आपके पास आते हैं, तो हम कहते हैं कि आपको जेआरएफ कोई रोक नहीं सकेगा, आपका जेआरएफ हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा था जो मैं फॉलो किया अपने डीबीटी जेआरएफ के एग्ज़ाम के टाइम पे, और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यही चीज़ आप सेम चीज़ फॉलो करो कि आप सबसे पहले सेक्शन बी से स्टार्ट करोगे। 50 क्वेश्चन आपको टारगेट करके चलना है, लेकिन 50 क्वेश्चन में से ओनली यू हैव टू टच 40 क्वेश्चन, नॉट 50। जितना श्योरिटी बढ़ेगा उतना ही आपके मार्क्स सही होंगे, क्योंकि गलत जैसे ही होगा आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये सीएसआर एग्जाम नहीं है, डीबीटी एग्जाम है। डीबीटी एग्जाम में सीट इज़ वेरी लिमिटेड, जेआरएफ is very limited कैंडिडेट will qualify DBT JRF, okay।
So you have to select your answer very seriously. Okay, so my dear friend, हम बात कर लें कि हमारे पास क्या क्या बैकबोन होना चाहिए और क्या क्या बैकग्राउंड होना चाहिए ताकि हमारा डीबीटी जेआरएफ आसान, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे कमांड होना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी सही है तो सही है। सो फर्स्ट यू हैव टू टारगेट योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेकंड यू हैव टू टारगेट बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज विदाउट बायोटेक्नोलॉजी यू कैन नॉट थिंक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी जेआरएफ, है ना। डीबीटी स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी it is very must to you have to understand about biotechnology. Okay, so now the second and very important topic of my life is biochemistry. Without biochemistry आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो आप लिख लो, चाहे CSIR DBT जितना दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर आपकी बायोकेमिस्ट्री वीक है आप सोच नहीं सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वीक है तो आप जेआरएफ सोच ही नहीं सकते हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी। आपका CSIR में मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, बट DBT में मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ कि DBT रियली इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये CSIR में इंपॉर्टेंट नहीं है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कैसे क्या पढ़ना है आई विल गाइड यू, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नाउ आपको सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से अगर हम आपको क्लियर करके बताएं कि आपको किन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड देन बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको इतने पे कमांड है तो मैं लिख के कह सकता हूँ कि आपका DBT जेआरएफ इस 2020 में आप खेल जाओगे और यू विल crack DBT JRF. Nobody can make hindrance in your life. So first of all आपको करना क्या है, you have to select your topic. So my dear friend, आज बैठिए अच्छे से सिलेबस को आप भी देखिए, क्योंकि सिलेबस इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द DBT JRF साइट। तो वहाँ पे आप जाइए, सिलेबस को देखिए और अपने आप से पूछिए कि हमारा क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। ऐसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा अपने तरीके से कि हमें क्या करना है और नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जिस्ट बना दूं, जो कि मैंने आपको भेजा था ग्रुप में भी कि आपको क्या क्या ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है सिग्नल सीक्वेंसेस के बारे में, है ना। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आता है SRP, और SRP के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। KEDL सीक्वेंस, ये जब मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम सिग्नल सीक्वेंसेस कहते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि लाइसिन और जेनिन का बहुत सारा रेसिड्यू अगर आपको कंटिन्यूस मिलता है तो वो प्रोटीन कहाँ जाएगा, तो दैट विल गो टू द न्यूक्लियस, बिकॉज हिस्टोन जो होता है वो किस चीज़ से होता है, हिस्टोन इज कंपोज्ड ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। सो डियर फ्रेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के सीक्वेंस हैं और कहाँ जाएंगे, है ना, वो किस साइड पे जाएंगे। तो जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि सिग्नल सीक्वेंस क्या होता है। सिग्नल सीक्वेंस will give you the information where your protein will transfer और कैसे ट्रैफिकिंग उसकी होगी। सो दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। रिपोर्टर जीन, है ना, मार्कर, मॉलिक्यूलर मार्कर, बायोकेमिकल मार्कर, है ना, स्कोरेबल मार्कर, जेनेटिक मार्कर, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन अगर आपको नहीं आता तो रियली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक DBT। ओके, हाँ, माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, और इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं DBT में, तो आपको बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एनाटॉमिकल डिफरेंस, है ना, आपको देखना है कि एनाटॉमिकल डिफरेंसेस कैसे कैसे होते हैं, वो भी आपको देखने हैं। यानी एनिमल फिजियोलॉजी में आपको एनाटॉमिकल डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है ना। और फिर सिंथेटिक इनहिबिटर्स आपको सारे पढ़ने हैं। और जैसे कि मैं बता दूं, इनहिबिटर्स में आपको DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, है ना, इवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इवन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल, मतलब आप जितना इनहिबिटर्स आपको याद करना है आप कर लो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सर इनहिबिटर्स आपको इजीली अवेलेबल होगा और जब आप बुक्स फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा मिल जाएगा, ठीक है। वायरस में जैसे आपको पढ़ना है HIV, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2020 में आप चल रहे हो तो आप कोविड-19 को कभी भी छोड़ नहीं सकते हो, मे बी कोविड-19 पे आपको क्वेश्चन मिल सके। एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है,
ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, लेंटी वायरस, बकेलो वायरस, है ना, वैक्सीन्स, डबल वैक्सीन्स, लैम्डा फाज ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर चुका है, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ना इन लैम्डा फाज और मॉलिक्यूलर बेसिस में हम लोग कवर किए हैं। तो इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट गो टू माय यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन फाइंड दैट वीडियो, है ना। जीका वायरस क्या है, मतलब इबोला वायरस है, मतलब कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर जिस्ट होना चाहिए वायरस का और ये कैसे फंक्शन करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब है सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये तो हम आपको ऑलरेडी बताएंगे जब सीक्वेंसिंग बताएंगे तो। लेकिन हाँ, अगर आप अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम हो तो आप विकीपीडिया फॉलो करें। विकीपीडिया इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू, हाँ, बिकॉज इन्फॉर्मेशन सारा सही नहीं होता है विकीपीडिया पर, बट हाँ फॉर क्रैकिंग एग्जाम दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। सो यू कैन गो थ्रू विकीपीडिया। हार्मोन्स वगैरह आपको बहुत अच्छे से कवर अप करना है, खास करके प्लांट हार्मोन्स, है ना। प्लांट हार्मोन पे बहुत क्वेश्चन पूछता है डीबीटी, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन का में भी हम आपको पीपीटी वगैरह होगा या किसी भी तरीके से हम आपको कन्वे कर देंगे कि क्या आपको पढ़ना क्या आपको नहीं करना, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे जिंगो बाइलोबा है प्लांट में, और भी मतलब कि है तो आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। डिक टेस्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जब बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे टाइफाइड के लिए क्या होता है ना, फिर थायराइड के लिए क्या चीज़ होता है ना। तो आपको टेस्ट वगैरह कुछ जानना है कि कौन से टेस्ट कहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। मैक्सिमम पार्सिमोनी, मैक्सिमम पार्सिमोनी ये क्या है, फाइलोजेनेटिक ट्री के मेथड्स हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है फाइलोजेनेटिक ट्री को कवर अप करके जाइए। बायोरिएक्टर आप पढ़ लीजिएगा, बायोरिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बायोरिएक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इवन न्यूमेरिकल भी आते हैं। और अगर आपको ये बायोरिएक्टर समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन टच नहीं कीजिएगा, ठीक है। आयरन अपटेक कैसे प्लांट करता है, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ह्यूमन बॉडी भी कैसे आयरन अपटेक करता है, आयरन अपटेक पर भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेरम सेंसिंग बैक्टीरिया में होता है बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड क्वेरम सेंसिंग। क्वेरम सेंसिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, ओके। सो अब हम आ जाते हैं इधर वाले पेज पे जिस पर हम बात करें जैसे एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो समझिए कि डीबीटी में आप 1-2 क्वेश्चन तो पक्का छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम अगर टूमिफिकेशंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो फॉलो बीडी सिंह बुक। बीडी सिंह बुक में बहुत अच्छे से बताई गई है, ठीक है। तो वहाँ पे बीडी सिंह बुक से आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का क्वेश्चन बिल्कुल आता है डीबीटी में, तो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का न्यूमेरिकल बहुत ईजी होता है, ठीक है। आप उसको बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यूवी लाइट हो गया, ओजोन लेयर हो गया, ऑटो रेडियोग्राम हो गया, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राम कैसे, यूवी लाइट कैसे यूज होता है, ऑटो रेडियोग्राम पे हम कैसे देखते हैं, ठीक है। जेल वगैरह पे जब देखते हैं तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मे बी आई हैव कवर्ड सम दिस थिंग्स ऑन इन माय यूट्यूब प्रीवियस यूट्यूब लेक्चर्स, सो आप वहाँ से भी उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो ब्लास्ट जितने टाइप के होते हैं, ब्लास्ट पी, ब्लास्ट एन, फास्टा, पैम, और ब्लास्ट एन ब्लास्ट पी नहीं, बहुत तरह के ब्लास्ट होते हैं, टी ब्लास्ट एक्स होता है ना। तो ब्लास्ट के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, ब्लास्ट से क्वेश्चन आएंगे। पैम एंड ब्लोसम ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पॉजिट होते हैं, ठीक है। अगर पैम इज हायर देन ब्लोसम इज लोअर, व्हेन ब्लोसम इज हायर देन पैम इज लोअर। तो पैम और ब्लोसम के बारे में आप पढ़ लेंगे। क्लस्टर डब्ल्यू क्या है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। स्विस प्रोट किस लिए यूज होता है, प्रोटीन का डेटाबेस है। रैसमोल क्या है, 3D की कोई भी 3D स्ट्रक्चर आपको चेक करना है, 3D स्ट्रक्चर देखना है तो आप रैसमोल को यूज करेंगे। PDB जो फाइल होती है ना, जो स्ट्रक्चर होता है उसको अगर आप खोलना चाहोगे तो रैसमोल में आप खोल सकते हो। अब है UPGMA। UPGMA एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने का क्या है, एक ओपन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको एंटीबॉडी के बारे में पढ़ना है, एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी कैसे होती है ना। तो एंटीबॉडी के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज रखना है। जे चेन किस में होता है, IgA और IgM में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको क्रोमेटोग्राफी बहुत अच्छे से आना चाहिए, सर्कुलर डायक्रिज्म आपको आना चाहिए, HPLC हो गया, FTIR हो गया, ECG हो गया, EEG हो गया, क्रोमेटोफोकसिंग हो गया। मतलब ये टेक्निक्स आप जितना कवर अप करोगे उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में अगर आप देखना चाहें तो रामाचंद्रन प्लॉट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम पोटेशियम पंप और ये कैसे काम करता है इसके बारे में आपको
जानना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हमने आपको भी बताया, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग यानी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है सेल बायोलॉजी के कंटेस्ट में, ठीक है। अब डीएनए के जितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, ए बी जेड एच डीएनए किसको कहते हैं, हुक्सलिन डीएनए, जो कि ट्रिप्लेक्स डीएनए को कहते हैं। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस थिंग्स इन माय यूट्यूब लेक्चर। सो अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है तो आप वहाँ जाइए और आपको वहाँ से ईजिली हमारी यूट्यूब चैनल पे आपको इन सब सारे चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करें मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेटाबॉलिज्म आप कवर कीजिए, ठीक है। लिपिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिपिड से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। पीआई कैलकुलेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे हम पीआई कैलकुलेट करेंगे, है ना। फिर है विटामिन्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो विटामिन्स भी आपको कवर करना पड़ेगा। और एंजाइम काइनेटिक्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो एंजाइम काइनेटिक्स भी आपको अच्छे से पढ़ना है, जबकि हम इस पर वीडियो नहीं बनाए हैं, बट हाँ इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। साल्टिंग इन एंड साल्टिंग आउट हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, यूट्यूब चैनल पे शायद वीडियो भी पड़ा हुआ होगा, तो आप वहाँ से आप उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। बायो सेफ्टी गाइडलाइन एंड बायो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इनसे क्वेश्चन डिस्कस होता है, और आप अगर कर लेते हैं तो सबसे अच्छा है। जैसे आईपीआर हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, पेटेंट्स हो गए, ठीक है, पेटेंट्स लॉ हो गया, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, मतलब प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बाद में आया, ठीक है। तो अब है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, MOEFS, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो MOEF जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट होता है, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपको पता ही है हमारा देश भारत जो है बहुत ही अच्छे से क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को कवर अप कर रहा है, ठीक है। अब प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर लें, ठीक है, तो आपको फोटोसिंथेसिस का इनहिबिटर देखना है, फ्लावरिंग जीन्स एंड फ्लावरिंग पाथवेज, है ना। जैसे वर्नलाइजेशन हो गया, वर्नलाइजेशन में कैसे कैसे कौन से जीन होते हैं, है ना। फोटोमॉर्फोजेनेसिस कैसे होता है और लाइट कैसे इम्पैक्ट करता है फ्लावरिंग को, दिस थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कैम साइकिल हो गया, है ना, C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, तो इस सब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। और अब जैसे बात हो गई हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, और डीबीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम लोग क्यों चाहते हैं कि हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन करें, और हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन से हमें क्या बेनिफिट है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन। तो याद रखिएगा, सपोज कोई जीन है, ठीक है, कोई अलील है, ठीक है, और रिसेसिव कंडीशन में है, ठीक है, तो रिसेसिव जीन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस। मान लिया जाए एक ये आर है और ये आर है, तो जब गैमिट बनेगा तो अलग हो जाएगा ना, आर एंड आर बोथ। तो जब गैमिट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो अगर कोई रिसेसिव जीन को आप एक्सप्रेस करना चाहें, इफ़ यू हैव ए रिसेसिव जीन, देन रिसेसिव जीन का अगर आपका कोई एक्सप्रेशन, कोई जान लिया जाए कोई जीन ऑफ करेक्टर, कोई भी ऐसा करेक्टर जो रिसेसिव जीन से कंट्रोल हो रहा है, वो और किसी भी टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हैं, इनहांस नहीं कर सकते। यू कैन ओनली यूज हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन, ठीक है। तो हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन जब आप यूज करेंगे तो वो रिसेसिव जीन भी आप क्या कर सकेंगे, यूज कर सकेंगे, क्योंकि गैमिट में तो हाफ ही होता है ना, गैमिट में तो एक ही यूनिट जाता है ना, दूसरा तो दूसरे में जाता है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक क्रॉसिंग कैसे होता है, रिल्स कैसे बनाए जाते हैं, नील्स कैसे बनाए जाते हैं, और दीज ऑल थिंग्स आर रियली बहुत अच्छे से डिस्कस है BD सिंह के बुक में। तो फिर अगेन हम आपको कहेंगे वहाँ पे जाइए और BD सिंह के बुक से आप उसको कवर अप कीजिए, ठीक है। अब आप याद रखिए कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कुछ प्लांट्स में कभी कभी पूछ दिया गया है डीबीटी के द्वारा कि राइस में कितने होते हैं, एराबिडोप्सिस थैलियाना में कितने होते हैं, ठीक है। एराबिडोप्सिस थैलियाना और लैरेटा दो एराबिडोप्सिस के मतलब कि दो वेराइटीज़ हैं, मतलब कि एक ही क्लाइड से निकले हुए हैं, लेकिन दोनों में बहुत डाइवर्सिटी है। एराबिडोप्सिस थैलियाना में जो है क्रोमोजोम 5 होते हैं, 5 क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन उनमें 8 होते हैं। सोचिए हैं एराबिडोप्सिस ही दोनों, लेकिन डाइवर्सिटी कैसे प्लांट अपने आप को डाइवर्स बनाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब कैंसर बायोलॉजी है, कैंसर बायोलॉजी आपको रियली बहुत अच्छे से पढ़ना है, और कैंसर बायोलॉजी में फिर सेल बायोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये सब देख लीजिएगा, जैसे आपका हो गया एराबिडोप्सिस थैलियाना के बारे में पढ़ना हो गया, BOD हो गया, COD हो गया, BT कॉटन हो गया, फ्लावर समेट टोमेटो हो गया, यानी जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए गए हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं जेनेटिक्स की, तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो गया,
या एक्स लिंक ट्रेड्स हो गए, और जितने भी जेनेटिक डिजॉर्डर है उसको आप अच्छे से कवर अप कीजिए। जेनेटिक डिजॉर्डर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इम्यूनोलॉजी में आपको खास करके याद रखना है एमएचसी क्या होता है ना, एमएचसी कैसे रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन आपको पढ़ के रखना है, ठीक है। इंटरल्यूकिन्स हैं, प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक जो इंटरल्यूकिन है, साइटोकाइंस हैं, है ना, सेल साइकिल हो गया, सेल सिग्नलिंग हो गया, जीएफपी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और साइटोस्केलेटन भी आप पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रैब हो गया, रैस हो गया, जितने भी जीटीपी होते हैं, है ना, रैन जीटीपी, तो एक कैसे कहाँ इम्पॉर्टेंट है, ये आपको क्या करना है, कवर अप करना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि एक बेसिक जिस्ट आपको देने की कोशिश किया है, और अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में हम आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।